हेलो एंड वेलकम दोस्तों। वेस्ट इंडीज से टी20 सीरीज हारने के बावजूद भी इस दौरे से टीम इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव चीजें निकली हैं और कुछ ऐसे खिलाड़ी दिखाई दिए हैं जो आने वाले वक्त में लंबे टाइम तक इंडियन क्रिकेट को सर्व करेंगे। 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद यह सवाल था कि जब पुराने खिलाड़ी जाएंगे तो वो नए खिलाड़ी कौन से होंगे जो इंडिया की टी20 टीम का हिस्सा होंगे। तो इस दौरे के बाद इंडिया की टी20 टीम की तस्वीर अब धीरे धीरे करके साफ होने लग गई है और इंडिया की वो फाइनल 15 क्या होगी और कैसी बन रही है टीम, उस पर हम बात करेंगे। और मैं अपनी फाइनल 15 इंडिया की आने वाले वर्ल्ड कप और आने वाले टी20 मैचेस के लिए बताने वाला हूं। आप सब भी जरूर बताइएगा कि आप इस फाइनल 15 से कितना एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। सबसे पहले ओपनर्स की अगर बात की जाए, शुभमन गिल उनके लिए वेस्ट इंडीज की सीरीज बिल्कुल बुलाने वाली रही है, लेकिन ओवरऑल टी20 क्रिकेट या क्रिकेट की बात जब की जाएगी उनके बारे में तो उन्होंने इतना अपने आप को अब तक साबित किया है कि अभी हाल फिलहाल उनको और अभी कुछ ऐसा साबित नहीं करना है। हाँ, रन्स जरूर उनको आने वाले टाइम में और बनाने पड़ेंगे। तो एक ओपनर तो शुभमन गिल आपके फॉर श्योर रहेंगे। दूसरी तरफ जो अभी सवाल उठ रहा है कि आपको ईशान किशन का क्या करना है। ईशान किशन को टी20 क्रिकेट में बहुत मौके मिल चुके हैं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पिछले 15 टी20 मैचेस के आसपास हो गए हैं जहां उनकी तरफ से कोई 50 देखने को नहीं मिला, कोई बड़ी पारी देखने को नहीं मिली। तो यह सवाल रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप ईशान किशन के साथ देख रहे हैं वो ये है कि वो उस इंटेंट के साथ स्टार्ट नहीं करते जो इंडिया की लंबे वक्त से एक प्रॉब्लम रही है कि आप पहले 6 ओवर को मैक्सिमाइज नहीं करते, उनमें ज्यादा रन्स नहीं बनाते। उसका सलूशन अगर आपको चाहिए तो आपको अपना एक ओपनर बदलना पड़ेगा और उसमें आपको डालना पड़ेगा यशस्वी जायसवाल को। 3 मैचेस उन्होंने अभी तक खेले हैं, 2 में आप फेलियर कह सकते हैं, लेकिन एक मैच में वो जिस तरह से खेले, जो पारी खेली, वो आप समझ सकते हैं। और बाकी 2 मैचेस में जो फेलियर भी है वो इंटेंट और पहले 6 ओवर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश आपको उनकी तरफ से जरूर देखने को मिली। सो मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट में आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है। उसके बाद तीसरे खिलाड़ी जो अभी इस सीरीज में भी खेल रहे थे, सूर्य कुमार यादव, और टी20 क्रिकेट के वो नंबर 1 खिलाड़ी भी हैं। या आप उनकी परफॉर्मेंस में भी देखते हैं, वनडे क्रिकेट का फॉर्मूला शायद वो अभी तक क्रैक नहीं कर पाए हैं, बट टी20 क्रिकेट में हाल फिलहाल वो टीम इंडिया के लिए सर्टेनिटी भी हैं, अभी उपकप्तान भी हैं। और हार्दिक पांड्या अगर बेहतर कप्तानी नहीं करते तो फिर शायद उनके विकल्प के रूप में भी उनको देखा जा सकता है। उसके बाद इस दौरे की जो फाइंड रहे, तिलक वर्मा ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अपनी बल्लेबाजी में और साथ में गेंदबाजी में, बाकी फील्डिंग में ओवरऑल एज ए प्लेयर और एज ए पैकेज दिखाई है। जो मैच्योरिटी उनसे देखने को मिली है बहुत कमाल की रही। स्किल सेट का तो आपको आइडिया था कि वो क्या स्किल सेट ओवरऑल लेके आते हैं। और एक चीज आपको साफ नजर आ रही है कि तिलक वर्मा लंबी रेस के घोड़े हैं। और दूसरी चीज कि टीम को जो बैलेंस देने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गेंदबाजी करने वाला प्लेयर चाहिए था जो टॉप 4 में बल्लेबाजी कर सके और साथ में गेंदबाजी से कंट्रीब्यूट कर सके, वो चीज भी लेके आते हैं। तो चाहे यशस्वी जायसवाल हो चाहे तिलक वर्मा हो, टीम को डेप्थ देने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर आने वाले टाइम में या आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर तो कप्तान हार्दिक पांड्या ही रहेंगे और नंबर 6 आपको विकेट कीपर देखना है। और विकेट कीपर की जो रेस चल रही थी वो संजू सैमसन और ईशान किशन के बीच चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली दोनों में से कोई भी खिलाड़ी उस जगह को ग्रैब करने में सक्सेसफुल नहीं रहा। और इसमें नंबर की भी बात है कि आप कौन से खिलाड़ी को किस जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। ईशान किशन को तो जरूर अपने मौके टॉप ऑफ द ऑर्डर मिले हैं, बट संजू सैमसन को मौके उस जगह नहीं मिले शायद जहां पर वो खेलना चाहते हैं। और आप इस टीम का कॉम्बिनेशन जब देखते हैं तो इसमें आपको 6 नंबर पर खेलने वाला प्लेयर चाहिए। और 6 नंबर अगर आप किसी को खिला सकते हैं तो इस वक्त इंडियन क्रिकेट में टी20 क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन का ऑप्शन कोई है तो वो है जितेश शर्मा। उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए भी वो काम किया है, अपनी डोमेस्टिक टीम के लिए वो काम किया है और उनके पास वो पोटेंशियल है, वो आइडिया है, वो एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर नंबर पर खेलने का। सो नंबर स्पेसिफिक या स्पॉट स्पेसिफिक सिलेक्शंस की बात अगर करें तो जितेश शर्मा इन दोनों से ऊपर जाएंगे प्राइमरी विकेट कीपर के रूप में अगर बात की जाए। उसके बाद नंबर 7 पर बात की जाए तो अक्षर पटेल बहुत वक्त से इंडियन क्रिकेट में अराउंड रहे, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि जब उनको टी20 क्रिकेट में
पूरी खुली छूट दी जाए और उनका इस्तेमाल बेहतर किया जाए। लास्ट सीरीज में हार्दिक पांड्या ने उनका इस्तेमाल भी बेहतर नहीं किया, चाहे उनको गेंदबाजी कराने की बात हो। बल्लेबाजी में तो आप शायद कंप्लेंट नहीं करेंगे क्योंकि उनका नंबर वही है और उसी नंबर पर उनको बल्लेबाजी करनी है, जिसमें शायद और स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट की जरूरत रहेगी। लेकिन गेंदबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा बड़ा फैक्टर उनकी तरफ से रहने वाला है इस टीम में, अगर आप देखें तो उसमें उनको बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होगा। इस सीरीज में जरूर हार्दिक पांड्या ने उनको बेहतर ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये नहीं दिखाता कि उनके अंदर किसी तरह की काबिलियत की कमी है या वो गेंदबाज नहीं हो सकते, क्योंकि वो बल्लेबाजी भी करते हैं, बेटर फील्डर भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं। तो जो एक पैकेज के रूप में आप देखेंगे तो नंबर 7 पर आपको अक्षर पटेल जैसे प्लेयर की ही जरूरत होगी। उसके बाद टीम इंडिया की प्रॉब्लम शुरू होती है नंबर 8 से, और इस T20 सीरीज में जो आपकी टेल एक्सपोज हुई कि इतनी लंबी टेल है, उसका सल्यूशन समहाउ आपको नजर नहीं आ रहा। बिकॉज आप अगर देखें, आप उन प्लेयर्स की तरफ जाते हैं जो गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो आप अपनी गेंदबाजी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और गेंदबाजी से आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हर बार आप गेंदबाजी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो आपको टूर्नामेंट कॉस्ट कर जाता है बहुत बार। तो आपको अपनी बल्लेबाजी को यह बताना होगा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना है और किस तरह से उसमें प्लानिंग करके आप अपने टॉप 7 बैट्समैन से ही बेटर निकाल सकते हैं। अब आपके पास चूंकि ऑप्शंस नहीं है कि आपके पास ऐसे प्लेयर हों जो नीचे गेंदबाजी भी कर सकते हैं और साथ में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, नहीं है। आप अगर स्पिनर्स की तरफ देखेंगे तो आपको कुलदीप यादव को खिलाना पड़ेगा। वो आपके लिए ऐसी चॉइस है कि वो विकेट टेकिंग स्पिनर्स हैं और अपनी गेंदबाजी से मैचेस बदल सकते हैं। तो समटाइम्स ना बैलेंस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऑलराउंडर चुनना चाहते हैं, बिट्स एंड पीसेस चुनना चाहते हैं या क्वालिटी चुनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम को क्वालिटी के साथ ही जाना चाहिए। अब उसमें देखना यह कि कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं। सो नंबर 8 पर अगर मैं बात करूं तो अर्शदीप सिंह T20 क्रिकेट में अगर आप जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को छोड़ दें तो आपके सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं, और हाल फिलहाल या पिछले 1 साल में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है बहुत जबरदस्त रही है। और इस सीरीज में उन्होंने बल्ले के साथ जिस तरह से कुछ झलकियां दिखाई हैं, तो थोड़ा सा काम अपनी बल्लेबाजी पर और करें गेंदबाजी के साथ साथ, तो एटलीस्ट लास्ट में वो चौका चाहिए, छक्का चाहिए, 5 रन चाहिए, 7 रन चाहिए, ये जरूर बना सके। अदरवाइज आप देखें, चाहे कुलदीप यादव हो, चाहे चहल हो, या जो गेंदबाज हैं वो बिल्कुल 1-2 रन बनाने के काबिल भी आपको नजर नहीं आते। तो उन सब में तो अर्शदीप सिंह कम से कम बेटर नजर आए, जो बल्ला घुमा सकते हैं, चौका छक्का लगा सकते हैं। ये उन्होंने अभी काउंटी खेलने के लिए गए थे, वहां पर भी दिखाया था और इस T20 सीरीज में भी दिखाया था। बाकी उनकी गेंदबाजी से तो आप पूरी तरह से वाकिफ हैं। उसके बाद बात की जाए एक स्पिनर चुनने की, और मैं कहूंगा कि चहल वर्सेस रवि बिश्नोई की जो डिबेट रहेगी वो शायद थोड़ा सा और चलेगी, लेकिन इंडियन क्रिकेट को अभी डिसीजन ले लेना चाहिए कि आपको चहल के बियॉन्ड देखना चाहिए अब। बिकॉज आप चहल को एक तो सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे, और जब आप कुलदीप को खिला लेते तो फिर चहल और कुलदीप 2 सिमिलर तरह के गेंदबाज हो जाते हैं जिनको एक ही स्टेज पर गेंदबाजी चाहिए। आप अगर रवि बिश्नोई को खिलाएंगे तो आप उनको डिफरेंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, वो आपके गेम की तीनों सिचुएशंस में गेंदबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट अगर आप बात करें तो रवि बिश्नोई ज्यादा वर्सेटाइल गेंदबाज है, अगर आपको गेंदबाजी किसी सिचुएशन के हिसाब से अगर उनको करवानी हो। तो एक स्पिनर तो मैं रवि बिश्नोई को रखने वाला हूं। उसके बाद बात की जाए एक और तेज गेंदबाज की, तो जसप्रीत बुमराह की बात आपको ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। वर्ल्ड कप होगा तो उनकी वापसी जरूर होगी और आपको T20 क्रिकेट में वो खेलते हुए दिखाई देंगे। सो उन पर ज्यादा डिबेट और डिस्कशन की बात नहीं रहेगी। जसप्रीत बुमराह फिट होंगे, 100% फिट होंगे तो जरूर वो इंडिया की T20 टीम का हिस्सा होंगे। उसके बाद चूंकि आपको ये वर्ल्ड कप आने वाला जो है वो वेस्ट इंडीज में खेलना है, तो इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए होगा, और वो आपके एक्स्ट्रा स्पिनर जो है वो कुलदीप यादव होंगे। और कुलदीप यादव ने जिस तरह से इस वेस्ट इंडीज टूर पर गेंदबाजी की है, ये बात आपको साफ देखने में आई है कि थोड़ा बहुत असिस्टेंट होगा तो कुलदीप यादव बहुत ही डेंजरस गेंदबाज हो सकते हैं। गेम चेंजर या सीरीज चेंजर जो भी आप कहें, इंडिया की टीम ने सीरीज में वापसी की थी या वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी को बार बार अगर किसी खिलाड़ी ने एक्सपोज किया था, वो कुलदीप यादव थे। तो वो उनके पास स्किल सेट है
जो बहुत से बल्लेबाज एक तो उनको पिक नहीं कर पाते और उस स्किल सेट को खेलने के लिए आपको जो क्वालिटी चाहिए वो सामने वाली टीमों में आपको बहुत बार मिसिंग दिखाई देती है। तो एक गेंदबाज आपके कुलदीप यादव हो गए। अब बैकअप्स की बात की जाए, बैकअप्स में आपको बैकअप ओपनर चाहिए, विकेट कीपर चाहिए, और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसको मिडिल ऑर्डर में भी खिला सकें। तो उस तरफ जब आप देखेंगे तो आपको संजू सैमसन या ईशान किशन में से चुनने की बात जब आएगी तो वहां बाजी मेरी नजर में ईशान किशन के साथ जाएगी, बिकॉज वो आपको ओपनर का भी ऑप्शन देते हैं, वो विकेट कीपर का भी ऑप्शन देते हैं, तो मल्टी यूटिलिटी प्लेयर आप उनको कह सकते हैं। इस वजह से भी शायद वो अपनी जगह संजू सैमसन के ऊपर उस 15 में बना जाएंगे, और इसी में आपको एक और मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन तलाशना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगले दौरे पर जो आप रिंकू सिंह को देखने वाले हैं, आयरलैंड में जो आप रिंकू सिंह को देखने वाले हैं, जो चीज उन्होंने आईपीएल में दिखाई थी और इंडिया की कमजोरी जो वेस्टइंडीज के दौरे पर एक्सपोज हुई थी कि आप गेम्स बहुत अच्छा फिनिश नहीं करते, और रिंकू सिंह ने वो चीज आईपीएल में दिखा दी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिंकू सिंह पर भी नजर रहेगी और वो इंडिया की फाइनल 15 में जगह बना सकते हैं। एक और फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ेगी आपको, तो मोहम्मद सिराज आपके दूसरे तीसरे फास्ट बॉलर, आप जो भी कह लीजिए, वो हो जाएंगे। 14 प्लेयर हो गए, और इसके बाद 15वां प्लेयर आप शायद एक ऑलराउंडर और ढूंढेंगे जिससे कि आपकी टीम को थोड़ा सा बेटर बैलेंस मिल जाए, और वो ऑलराउंडर आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी रेडीमेड ऑप्शन आपके पास नहीं है। आइदर आपको शार्दुल ठाकुर के पास जाना पड़ेगा, दीपक चहर के बारे में सोचना पड़ेगा, या आप शिवम माबी के बारे में भी सोच सकते हैं, जिनको आपने पिछली टी20 सीरीज जब इंडिया ने खेली थी, इंडिया की टी20 टीम का हिस्सा वो थे। जो बल्लेबाजी में उन्होंने इंप्रूवमेंट किया है वो बहुत खास चीज रही है। गेंदबाजी की बात की जाए तो उनके पास दो तरह की गेंदबाजी है, कटर्स का इस्तेमाल भी वो अच्छा कर सकते हैं, स्लो विकेट पर गेंदबाजी करने की बात जब की जाएगी, साथ में नई गेंद सीम अप गेंदबाजी करने की बात करें तो वो भी वो अच्छा कर सकते हैं। तो उनके पास पोटेंशियल है, बल्लेबाजी भी लेके आते हैं। तो ये सब्जेक्टिव चॉइस रहेगी कि आप किस ऑलराउंडर की तरफ जाना चाहेंगे या आउट एंड आउट फास्ट बॉलर की तरफ जाना चाहेंगे। आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी 15 क्या है। मैंने अपनी 15 बता दी है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।